उनकी स्टडी करेंगे। तो ये प्लांट किंगडम, ये वनस्पति जगत चैप्टर है। तो एमटीजी का जो साल पेपर है नीट का, उसके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो दे रहा है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तो फाइलोजेनेटिक वर्ड जो है इसका मतलब है कि जो वंश के पूर्वजों के लक्षण हैं उनका फिर से पुनरावृत्ति हो। तो ये काम कैसे हो सकता है? तो जो विकास हुआ है, पहले जैसे मानव जंगल में रहता था और मानव की स्थिति और शारीरिक जो ढांचा था वो आज जैसा नहीं था। पहले 4 पैरों से चलता था, फिर थोड़ा सा 2 पैरों से चलना शुरू किया। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब उसके विकासीय लक्षणों से संबंधित है। तो इसलिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी विकासीय लक्षणों पर आधारित है। तो पहले का डी सही हो जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब विकास। तो इसमें देखिए दिया गया है बड़े विस्तार से। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम आर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एज वेल एज द जेनेटिक रिलेशनशिप। तो कह रहा है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो हमारा विकासीय लक्षणों पर आधारित है या जेनेटिक एज वेल एज, जैसा कि जेनेटिक रिलेशनशिप मतलब आनुवांशिक संबंध एक तरह से, एमंग द लिविंग बीइंग, जीवित लोगों में या जीवित जीव में। एंगलर एंड प्रांटल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज ज्वाइंटली प्रपोज्ड इन डाई नेचुरल लाइकन प्लांट जेन फैमिलीन इन 1892। तो जो एंगलर और प्लांटन का सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो ज्वाइंटली प्रपोज किया गया था डाई नेचुरलाइकिन प्लांट जेन फैमिलीन बुक में इन 1892 में। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि ये इस बुक में लिखा गया इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया है। It is the first phylogenetic system of classification which include all the plants and algae to angiosperms arranged in an evolutionary sequence from simplicity to complexity। तो कह रहा है कि यह पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसके अंतर्गत प्लांट में एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधों तक अरेंज इन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस, एक विकासीय लक्षणों के आधार पर सीक्वेंस में इनको अरेंज किया गया था। फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सरल से जटिल तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। अभी फाइलोजेनिक था, अब फेनेटिक पूछ रहा है। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। तो देखिए फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो फेनेटिक का मतलब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। तो इसको समझते हैं कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है, तो इसको देखते हैं। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब संख्यात्मक, जैसे थ्योरी और न्यूमेरिकल 2 होते हैं। तो न्यूमेरिकल का मतलब जिसमें संख्या हो, जो सवाल किए जाएं, और थ्योरी का मतलब जैसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है ये, और अगर हमसे सवाल पूछे जाएं गिनती जिनमें हो तो उनको न्यूमेरिकल कहते हैं। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब संख्यात्मक वर्गीकरण है एक तरह से। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ओवरऑल सिमिलरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन अवेलेबल कैरेक्टर्स। तो कह रहा है कि इस तरह के वर्गीकरण में जो ऑर्गेनिज्म होता है यानी छोटा जीव होता है
उसको अरेंज किया जाता है यानी क्रमबद्ध किया जाता है अकॉर्डिंग टू ओवरऑल सिमिलरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी उसमें समानताएं हैं उनके आधार पर, बेस्ड ऑन अवेलेबल कैरेक्टर, जो भी उसमें चरित्र प्रेजेंट होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी, इसको एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। बिकॉज द सेम वाज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एडेंसन, क्योंकि सबसे पहले किसने बताया था? एडेंसन ने 1763 में। ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड्स ओनली, वो बात अलग है कि केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर इन्होंने बताया था एडेंसन ने। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इवॉल्व्ड अराउंड 1950, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति है वो 1950 के राउंड जो है लागू हुई। इट हैज रिसीव्ड इम्पैक्टर्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन्स एंड कंप्यूटर्स, इसको किस हिसाब से लागू किया गया? मशीन और कंप्यूटर से संख्यात्मक आंकड़े जुटा करके। इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एज मेनी कैरेक्टर्स आर पॉसिबल आर एम्प्लॉयड फॉर इवेल्युएटिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तो ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यानी संख्यात्मक वर्गीकरण, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर पॉसिबल हैं, आर एम्प्लॉयड फॉर इवेल्युएटिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, बहुत सारे कैरेक्टर जो पॉसिबल है उनके आधार पर हम समानता और असमानता को अलग अलग करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ऑल कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड इन एनालिसिस आर गिवन इक्वल वेटेज एंड इम्पोर्टेंस, जितने भी चारित्रिक लक्षण होते हैं उनकी एनालिसिस के समय उनको सबको बराबर का महत्व दिया जाता है। ए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, their organization and analysis in the light of current knowledge is key to success of this method। तो प्रॉपर उन लक्षणों का सिलेक्शन, उनके लक्षणों का their organization, उनको किस तरह से हम लोग रखेंगे, उनकी किस तरह से एनालिसिस यानी व्याख्या करेंगे या उनके बारे में जानेंगे, इन द लाइट ऑफ करंट नॉलेज इज की द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, यही इस मेथड के सफल होने की मूल चाबी है। A lot of subjectively can creep in depending upon the judgment of the biosystematics. No weightage is given to the quantity of the character present। किसी भी प्रकार से हम क्वांटिटी यानी मात्रा के आधार पर कैरेक्टर को प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको कोई वेटेज नहीं देंगे यानी उसको कोई महत्व नहीं देंगे। तो 2 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो 2 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन in which a large number of traits are considered is, कौन सा ऐसा वर्गीकरण का पद्धति है जिसमें बहुत सारे चारित्रिक लक्षण एक साथ लिए जाते हैं? तो 3 का ए वाला हमारा आंसर सही है, नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में बहुत सारे ट्रेट्स या कैरेक्टर लिए जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो 3 का ये वाला ऑप्शन देखिए करेक्ट है। तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 सिस्टम हमारे पास है क्लासिफिकेशन के लिए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनिक। आर्टिफिशियल यानी जो नेचुरल नहीं है, और नेचुरल और फाइलोजेनिक। इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन the organism are arranged on the basis of all known taxonomic character instead of one or first few। ये कह रहा है कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सब को लिया जाता है वन और फर्स्ट फ्यू, पहला या कुछ पहले नहीं लिए जाते बल्कि
ऑल नॉन टेक्सोनोमिक कैरेक्टर लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। दीज इंक्लूड मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत जो भी कैरेक्टर है उनमें मार्फोलॉजिकल दिखाई देने वाले, या एनाटॉमिकल मतलब संरचनात्मक, या साइटोलॉजिकल मतलब कोशिकीय, या फिजियोलॉजिकल यानी भौतिक कार्यकी के आधार पर यानी जीव कैसे कार्य कर रहा है, या बायोकेमिकल यानी जैव रसायन के कैरेक्टर सारे शामिल किए जाते हैं। द आर्टिफिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन वन आर ए फ्यू कैरेक्टर्स। इसको ध्यान देना है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो एक या कुछ कैरेक्टर पर आधारित है। दे आर इजिली ऑब्जर्वेबल, जिनको आसानी से हम लोग ऑब्जर्व कर सकें। तो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम पद्धति है वर्गीकरण के, उसमें एक या कुछ लक्षण आते हैं, जबकि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें ऑल नॉन टेक्सोनोमिक कैरेक्टर आते हैं। द फाइलोजेनिक सिस्टम ट्रेट्स टू ऑर्गेनिज्म organize organism on the basis of their genetic and phylogenetic relationship besides taxonomic characters। तो जो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये उसके जेनेटिक और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर किया जाता है। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो 3 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 का ए वाला नेचुरल सिस्टम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन वन विच इज बेस्ड ऑन। तो पीछे भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशनरी जो ट्रेट्स हैं उनके आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो 4 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। बार बार वही चीजें रिपीट होंगी जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ब्रिंग आउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पीछे हम लोग अंडरलाइन भी कर चुके हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डोक्राइन ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये कह रहा है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये डोक्राइन के इवोल्यूशन सिद्धांत और नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर के बाद आया। केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब ये एग्जिस्टेंस आए 2 सिस्टम, डोक्राइन का इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन का जो उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में लिखा गया। Darwin had put forward the view that the present day plant animal originate from some ancestral one after undergoing some periodical changes। डार्विन ने यह कहा कि जो हमारे नए जीव हैं, कह रहा है डार्विन हैज पुट फॉरवर्ड, डार्विन ने यह बताया कि द व्यू दैट द प्रेजेंट डे प्लांट, जो इस समय के पौधे या जंतु हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम एंसेस्ट्रल, अपने पूर्वजों से, कुछ पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं। वन आफ्टर अंडरगोइंग सम पीरियोडिकल चेंज, और कुछ जो है एक आवर्ती परिवर्तन के आधार पर मतलब उत्पन्न हुए हैं या उनमें आवर्ती परिवर्तन दिखाई देता है, यानी अपने पूर्वजों से कुछ अलग है। शो द फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी डिसेंट। इसलिए जो हमारा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इवोल्यूशनरी डिसेंट पर आधारित है। ऑन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप आर डिपिक्टेड थ्रू ए फाइलोग्राम एंड ए क्लाइडोग्राम। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाइलोजेनिक सिस्टम है कुछ फाइलोग्राम तथा क्लाइडोग्राम के आधार पर हम इस रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के जो हैं, जीवों के जो आपसी संबंध हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 आ जाती है।
तो प्रश्न संख्या 5 में देखिए, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। तो लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था। तो 5 का देखते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। लिनियस पुट फॉरवर्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक क्रिप्टोगैमिया, मोनेसिया, मोनेंड्रिया, डायेंड्रिया, polyandria etc. It is commonly also called as sexual system of plant classification. इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद करना है कि लिनियस पुट फॉरवर्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या है उनसे कोई मतलब नहीं है जो दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। और इसमें एक चीज ये याद करना है कि इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल सिस्टम के आधार पर लिनियस ने बताया था। बीच की चीजें सब छोड़ देनी है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिनियस। इसी को उल्टा करके पूछ लिया। इसमें लिनियस ने कौन सा दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, तो लिनियस ने। देखिए यही है अनसॉल्व पेपर करने का फायदा, कि बार बार वही क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो आपको समझने से ज्यादा जब बार बार वही चीजें आती हैं तो वो याद हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिनियस। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथर में यन आता है तो नेचुरल सिस्टम। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज इन नेचुरल सिस्टम। मोनोकाट्स वर प्लेस्ड आफ्टर डाइकाट, क्लोजली रिलेटेड families were separated, gymnosperm were placed between the dicot and monocot। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं कि मोनोकाट वर प्लेस्ड आफ्टर डाइकाट। इनके क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो एक बीज पत्री है उसको द्विबीज पत्री के बाद रखा गया है। क्लोजली रिलेटेड फैमिली वर सेपरेटेड, जो आपस में बहुत ज्यादा नजदीक वाली फैमिली है उनको अलग किया गया है। जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट। इनकी इस नेचुरल सिस्टम में बेंथम एंड हुकर के जो हमारा जिम्नोस्पर्म है इसको डाइकाट और मोनोकाट के बीच में रखा गया है। लेकिन इन बातों से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया था। जितना एनसीईआरटी में लिखा है बस उतनी ही बात से हमको मतलब है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसमें एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन होता है। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको देखते हैं। इन रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी जो होता है उसमें, इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। तो जो रोडोफाइसी फैमिली है उसमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। और फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय शैवाल है। एल्गी का मतलब शैवाल। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में बता रहा है, देखिए जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, लैमिनेरिया, सार्गेसम
आर मल्टी सेल्यूलर। जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब बहुकोशिकीय हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुकोशिकीय। एना बिना इज फिलामेंटस, फिलामेंटन जो एना बिना है हमारा वो फिलामेंटस यानी धागे जैसा है। ब्लू ग्रीन एल्गी है। वाल्वाक्स इज कॉलोनियल, वाल्वाक्स जो होता है वो कॉलोनी में पाया जाता है। तो हमारा 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोरेला और स्पारुलिना जो है ये एक कोशिकीय एल्गी है, यूनिसेल्यूलर। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। तो देखिए अभी वाल्वाक्स हमने ऊपर इसी 9 के व्याख्या में पढ़ा। तो कॉलोनियल एल्गी कौन सा है, वाल्वाक्स एक कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। आंसर देख लेते हैं। तो 10 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आगे हमसे पूछ रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत कौन है वो हमसे पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है। तो जो गलत होगा उसी को सही टिक करेंगे क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है। तो कह रहा है एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो एल्गी होती है वो क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो एल्गी होता है वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है जो हवा में डिजॉल्व है उसके लेवल को इमीडिएट बढ़ा देता है। इमीडिएट मतलब तुरंत ही। तो एल्गी जो है ये प्रकाश संश्लेषण करता है और समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में सबसे ज्यादा एल्गी है और एल्गी ही वातावरण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है। तो ये ऐसा करता है। तो इसलिए ए वाला हमारा सही है। एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो एगार जो होता है हमने पीछे पढ़ा था कि जो एगार है ये एक तरह से जैसे सूजी हम लोग खाते हैं इस तरह से होता है और इसमें बैक्टीरिया को उगाया जाता है, कल्चर किया जाता है। तो एगार हमें जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये भी बात सही है। एगार में जी आता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया में भी जी आता है। लैमिनेरिया एंड सारगम आर यूज्ड एज फूड। तो लैमिनेरिया और सारगसम जो है इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब बी ऑप्शन में आते हैं, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिनेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ये चीज हमारा गलत है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए एल्जिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जो एल्जिनिक एसिड रेड एल्गी से कह रहा था वो गलत था। एल्जिनिक एसिड ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है और कैरागिनेन जिसको ब्राउन एल्गी से कह रहा था वो लाल एल्गी यानी रेड एल्गी से निकाला जाता है। तो उल्टा लिखा हुआ था, एल्जिनिन हमारा ब्राउन एल्गी से और कैरागिनिन हमारा रेड एल्गी से निकाला जाता है। तो 11 का बी ऑप्शन हमारा गलत है और उसी को सही करेंगे क्योंकि हमसे गलत ही पूछा जा रहा है। तो 11 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर देखिए हमसे गलत पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए क्लोरेला एंड स्पारुलिना आर यूज्ड एज ए स्पेस फूड। अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो भोजन के रूप में क्लोरेला और स्पारुलिना को ले जाते हैं। ये एक कोशिकीय शैवाल थे, पीछे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्जिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। अभी हमने पढ़ा था कि एल्जिन और कैरागिन जो है ये कैरागिन रेड एल्गी से और एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। भूरी शैवाल से एल्जिन और लाल शैवाल से कैरागिन। पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, देखिए फिर वही चीज आ रही है। तो इसका मतलब ये भी सही है, एल्गी से निकाला जाता है। एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि एगार को जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी हमारा सही है। अब देखिए मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइट्स, ये चीज गलत है।
रोडोफाइसी में क्या था, कैरागिनिन था। रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी में, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, रोडोफाइसिन एल्गी स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रोडोफाइसी अपना फूड स्टोर करते हैं। लैमिनेरिया एंड मैनिटाल आर फूड रिजर्व्ड ऑफ ब्राउन एल्गी आर फियोफाइसी। जो लैमिनेरियन और मैनिटाल है, ये भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी, जिनको फियोफाइसी कहते हैं, उनका संचित पदार्थ होता है। तो लैमिनेरिया मैनिटाल भूरे शैवालों का संचित पदार्थ होता है, रोडोफाइसी का संचित पदार्थ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो रोडोफाइसी चूंकि दिया था इसलिए ये गलत है, और गलत ही पूछा गया था, इसलिए 12 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एल्जिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, मैनिटाल इज स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी, रोडोफाइसी नहीं, फियोफाइसी। रोडोफाइसी का क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि मेल गैमीट आर फ्लैजिलेटेड इन। तो मेल गैमीट जो होता है फ्लैजिलेटेड किस में होता है, तो एक्टोकार्पस में। मतलब मेन गैमीट नर युग्मक जो है उसमें बाल जैसे फ्लैजिला यानी कसाभ पाए जाते हैं। जैसे तिलचट्टा यानी काकरोच के 2 बाल ऐसे ऐसे निकले रहते हैं आंख के बगल में, तो ऐसे फ्लैजिला यानी कसाभ निकले रहते हैं युग्मक यानी गैमीट में। तो किसमें होगा, एक्टोकार्पस में। तो 13 का देख लेते हैं। 13 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्टोकार्पस प्रोड्यूसेज बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट, द्विकसाभिक गैमीट उत्पन्न करता है एक्टोकार्पस। एनाबीना इज ए साइनोबैक्टीरिया एंड डज नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो एनाबीना है हमारा, जो ऑप्शन में दिया गया होगा, ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी लैंगिक जनन नहीं होता। स्पायरोगारा प्रोड्यूस नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। जो स्पायरोगारा होता है हमारा, इसमें बिना फ्लैजिला वाले, नॉन फ्लैजिला यानी बिना फ्लैजिला वाले युग्मक यानी मेल गैमीट उत्पन्न होता है। वेयर इंटायर सेल कंटेंट फंक्शन एज गैमीट, और मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट कॉन्जुगेशन के समय बनता है। वेयर इंटायर सेल कंटेंट फंक्शन एज गैमीट, और वहां क्या होता है कि पूरी की पूरी सेल जो है गैमीट यानी युग्मक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पॉलीसाइफोनिया आल्सो प्रोड्यूसेड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटिया। तो जो पॉलीसाइफोनिया है उसमें भी नॉन फ्लैजिलेटेड यानी बिना कसाब वाले स्पर्मेटिया बनते हैं। तो 13 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्टोकार्पस में फ्लैजिलेटेड गैमीट बनते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के बारे में क्या गलत है। गलत वाले को जरूर अंडरलाइन करिए क्योंकि हम सही वाला आंसर मार के चले आएंगे, जबकि हमसे गलत पूछ रहा है। तो देखिए, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। ऊपर उगोनियम होता है यानी मादा वाला पार्ट, मादा जनन अंग, और नीचे एंथ्रीडियम होता है यानी नर जनन अंग। ये सही है। ग्लोब्यूल एंड नेक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ग्लोब्यूल और नेक्यूल सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी सही है कि ग्लोब्यूल हमारा नन जनन पार्ट होता है। अपर एंथ्रीडियम और लोअर उगोनियम, ये गलत हो गया, सी गलत हो गया। ऊपर उगोनियम होता है, नीचे एंथ्रीडियम होता है कारा में। अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया गया। तो 14 क्वेश्चन को आप कट भी कर सकते हैं। वैसे 14 का सी ऑप्शन हमारा गलत है, गलत ही पूछा गया। तो इसका ये
पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। किसमें आइसोगैमी पाई जाती है, यानी जो युग्मक यानी गैमीट हैं वो बराबर आकार के होंगे और कार्य भी एक ही तरह के होंगे और उनमें फ्लैजिला नहीं होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कसाब नहीं होंगे। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो 15 का देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 का डी ऑप्शन यानी स्पायरोगायरा, अभी ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जो लैंगिक जनन होता है शैवालों में वो फ्यूजन के द्वारा कंप्लीट होता है, यानी दो गैमीट मेल और फीमेल नर और मादा गैमीट के मिलने के द्वारा होता है। इन स्पायरोगायरा द गैमीट आर सिमिलर इन साइज। जो स्पायरोगायरा है उसमें क्या होता है कि जो गैमीट होते हैं हमारे वो एक ही आकार के होते हैं, सिमिलर इन साइज, आकार में एक ही तरह के होते हैं, इसलिए उनको आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड यानी और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी उनमें कसाब नहीं होते और कसाब के द्वारा ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। जब कसाब ही नहीं होंगे तो कैसे चल पाएंगे, इसीलिए नॉन मोटाइल यानी अचलनशील होते हैं, चल नहीं पाते। तो 15 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 16वें क्वेश्चन से अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।